नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है 60 साल का पति खुश नहीं कर पाता था तो 22 साल के नौकर ने मुझे। मैं पन्नालाल की दूसरी बीवी थी। उनकी पहली पत्नी आज से 5 साल पहले गुजर गई थी। जब मैं ब्याह करके पन्नालाल के घर में आई थी तब पहली बार मेरी नज़र मोहन पर पड़ी थी। तभी से मेरा आकर्षण मोहन के प्रति हो गया था, मगर मैं तो पन्नालाल की बीवी थी, इसलिए उसके खूंटे से बंध गई थी। मैं भी एक विधवा थी। अभी उम्र का 33वां पड़ाव चल रहा है। जब मैं 18 साल की थी तब मेरी शादी भरत से कर दी गई थी। वह बेरोजगार था, नौकरी की तलाश जारी थी, मगर वह इधर उधर काम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। मेरी सास झगड़ालू थी। हर दम वह मुझ पर अपना सासपना जताने की कोशिश करती। छोटी छोटी गलतियों पर बेवजह ताना मारना उसका स्वभाव बन चुका था, मगर वह दिन काल बनकर मुझ पर टूट पड़ा जब एक कार वाला भरत को रौंद कर चला गया। अभी मेरी शादी हुए 10 महीने भी नहीं बीते थे और मैं विधवा हो गई थी। समाज की जरूरी रस्मों के बाद मेरी सास ने मुझे डायन बता दिया। यह कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि आते ही मेरे बेटे को खा गई। ससुराल से जब विधवा निकाली जाती है तब वह अपने मायके में आती है। मैं भी अपने मायके में चली आई और माँ बाबूजी और भाई के लिए बोझ बन गई। बाद में मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गई। तब मुझे विधवा जिंदगी जीते हुए 15 साल से ऊपर हो गए। समाज के पोगा पंथ के मुताबिक विधवा की दोबारा शादी भी नहीं हो सकती है। मुझे तो अब जिंदगी भर विधवा की जिंदगी जीनी थी। ऐसे में मैं कई बार सोचती थी कि अभी माँ बाप जिंदा है, लेकिन कल वे नहीं रहेंगे तब भाई कैसे रख पाएगा। यही दर्द मुझे हर दम कचोटता रहता था। मैं कई बार सोचती थी कि मैं माँ बाप से अलग रहूं, मगर एक विधवा का अकेले रहना बड़ा मुश्किल होगा। मर्दों के दबदबे वाले समाज में कई भेड़िए उसे नोचने को तैयार बैठे थे। कई वैसे मर्दों की निगाह अब भी मुझ पर गड़ी रहती हैं। माँ और बाबूजी भी मुझे देखकर चिंतित हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही अपने बारे में सोचती थी। माँ और बाबूजी भी सोचते हैं कि मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। वे खुद भी चाहते थे कि मेरी दोबारा शादी हो जाए, मगर समाज की बेड़ियों से वे भी बंधे हुए थे। इसी कसमकस में समाज के कुछ ठेकेदार पन्नालाल का रिश्ता लेकर मेरे बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी को मालूम था कि पन्नालाल बहुत पैसे वाला है। उसका भाई गोपाल सेठ के नाम से मशहूर है, मगर दोनों भाइयों के बीच 25 साल पहले ही घर की जायदाद को लेकर रिश्ता खत्म हो गया था। आज तक दोनों के बीच बोलचाल बंद है। बाबूजी यह भी जानते थे कि पन्नालाल 60 साल के ऊपर है। यह बेमेल गठबंधन कैसे होगा? तब समाज के ठेकेदारों ने एक ही बात बाबूजी को समझाने की कोशिश की थी कि यह मेरी जिंदगी का सवाल है। पन्नालाल के साथ मैं खुश रहूंगी। तब बाबूजी ने सवाल उठाया था कि पन्नालाल नदी किनारे खड़ा हुआ है कि कब बहाव में बह जाए, फिर मैं विधवा की विधवा रह जाऊंगी। तब समाज के ठेकेदार ने बाबूजी को समझाया कि देखो, वह विधवा जरूर हो जाएगी, मगर सेठ की जायदाद की मालकिन बनकर रहेगी। तब बाबूजी ने मुझसे पूछा था, गीता, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं समझते हुए भी अनजान बनते हुए बोली, रिश्ता? और मेरे लिए? हाँ गीता, तुम्हारे लिए रिश्ता। मगर बाबूजी, मैं एक विधवा हूँ और विधवा की दोबारा शादी नहीं हो सकती। अपने पिता को समझाते हुए मैं बोली थी, हाँ नहीं हो सकती है,
मैं जानता हूँ, मगर जब सोचता हूँ कि तुम ये लंबी उम्र कैसे काटोगी तो डर जाता हूँ। जैसे कोई दूसरी विधवा काटती है वैसे ही काट लूंगी बाबूजी। मैंने जब यह बात कही तब बाबूजी सोच विचार में पड़ गए थे। तब मैं खुद ही बोली थी, मगर बाबूजी, मैं आपकी भावनाओं को भी अच्छी तरह समझती हूँ। आप तो पन्नालाल के साथ मेरा ब्याह करना चाहते हैं। हाँ बेटी, वहाँ तेरी जिंदगी अच्छी तरह कट जाएगी और विधवा की जिंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा। ये बोलकर बाबूजी ने अपने मन की सारी बात कह डाली थी। तब मैं भी सहमति देते हुए बोली थी, बाबूजी, आप किसी तरह की चिंता ना करें, मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर बाबूजी का चेहरा खिल गया था। फिर पन्नालाल के साथ मेरी बेमेल शादी हो गई। मैं पन्नालाल के बंगले में आ गई थी। दुकान के नौकर अलग, घर के नौकर अलग थे। घर का नौकर मोहन 22 साल का गबरू जवान था। बाकी तो वहाँ अंधेर औरत थी। जब पन्नालाल के साथ मैं हम बिस्तर होती थी तो वह बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता था। भरत के साथ जो रातें गुजारी थी, पन्नालाल के साथ वैसा मज़ा नहीं मिलता था। पन्नालाल ने कई बार मुझसे कहा था, गीता, तुम मेरी दूसरी पत्नी हो, उम्र में बेटी के बराबर हो। अगर मेरी पहली पत्नी से कोई औलाद होती तब वह तुम्हारी उम्र के बराबर होती। मैं तुझसे औलाद की आशा रखता हूँ। तुम मुझे एक औलाद दे दो। औलाद देना मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। मैं अपनी बात रखते हुए बोली, मगर मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हो? मुझे रुकते देख पन्नालाल ने पूछा। हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं, मगर जितना जोश पैदा होता है वह पल भर में खत्म हो जाता है। अब मैं उम्र की ढलान पर हूँ, फिर भी औलाद चाहता हूँ। पन्नालाल की आंखों का इशारा मैं समझ गई। तब मैंने नौकर मोहन से बातचीत करना शुरू किया। मैं उसे बार बार किसी बहाने अपने कमरे में बुलाती, आंखों में हवस लाती। कभी मैं अपना पल्लू गिराती, कभी ब्लाउज का ऊपरी बटन खोल देती, तो कभी पेटीकोट जांघों तक चढ़ा लेती। मर्द कैसा भी पत्थर दिल हो, आखिर एक दिन पिघल ही जाता है। मोहन ने कहा, मैम साहब, आपका मुझे देखकर बार बार आंचल गिराना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप क्यों ऐसा करती हैं? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझता है? मैं मुस्कुराकर बोली और उसके गाल को चूम लिया। समझता तो मैं सब कुछ हूँ, मगर मालिक कुछ भी नहीं कहेंगे। मैंने बीच में ही उसकी बात काट के मैं बोली, मालिक से क्यों घबराता है? यह सुनकर मोहन पहले तो हैरान हुआ, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने आव देखा न ताव, मुझको दबोच लिया और मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर क्या था, मेरी सह पाकर जब भी मौका मिलता हम दोनों हम बिस्तर हो जाते। इसका फायदा यह हुआ कि मेरा जोश शांत होने लगा था और एक दिन मैं पेट से हो गई। पन्नालाल बहुत खुश हुआ और जब पहला ही लड़का पैदा हुआ तब पन्नालाल की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मेरे और बच्चे की देखरेख के लिए एक आया रख ली गई। जब भी बाजार या कहीं दूसरी जगह जाना होता, मैं अपने बच्चे को आया के पास छोड़ जाती। एक दिन मैं बाजार गई थी। मैं एक दुकान में जा रही थी, तभी उधर से 2 औरतें मुझको देखकर आपस में कानाफूसी करने लगी। इसकी गोद में जो बच्चा है वह पन्नालाल का नहीं, बल्कि उनके नौकर मोहन का है। पहली औरत ने कहा, अरे पन्नालाल की उम्र तो देखो, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। दूसरी वाली औरत ने ताना मारते हुए कहा, दोनों में उम्र का कितना फर्क है। इस औरत ने कैसे कर ली शादी? सुना है यह औरत विधवा थी।
पहली वाली औरत ने कहा। विधवा थी तो क्या हुआ? अरे, उम्र देखकर तो शादी करती। अरे, इसने पन्नालाल को देखकर शादी नहीं की, फिर क्या देखकर शादी की? उस औरत ने पूछा। उसकी ढेर सारी दौलत देखकर। आगे की बात मैं सुन ना सकी। जिस दुकान पर जाने के लिए मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी यह दोनों औरतें सीढ़ियां उतर रही थी। मुझे देखकर यह बात कही, तब मैं रुक गई। उन दोनों औरतों की बातें सुनने के बाद दुकान के भीतर ना जाते हुए मैं उल्टे पैर लौटकर फिर कार में बैठ गई। ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा, मैम साहब, आप दुकान के भीतर क्यों नहीं गई? जल्दी चलो बंगले पर। मैंने अनसुना करते हुए आदेश दिया। आगे ड्राइवर कुछ ना बोल सका। उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब मैं घर पहुंची और कार से उतरने लगी, तब ड्राइवर ने पूछा, मैम साहब, जिस दुकान पर आप खरीदारी करने गई थी, वहां से बिना खरीदारी किए क्यों लौट आई? मेरा मूड बदल गया। मैंने जवाब दिया, मूड तो नहीं बदला मैम साहब, मगर मैं सब समझ गया। कहकर ड्राइवर मुस्कुराया। क्या समझे प्रतीक? गुस्से से मैं बोली। इस बच्चे को लेकर उन औरतों ने जो कहा। देखो प्रतीक, तुम अपनी औकात में रहो। बीच में ही बात काटते हुए मैं बोली, हाँ मैम साहब, मैं भूल गया था कि मैं आपका ड्राइवर हूँ। माफी मांगते हुए प्रतीक बोला, मगर सच बात तो होठों पर आ ही जाती है। क्या सच बात होठों पर आ जाती है? मैंने पूछा। यही मैम साहब कि उन दोनों औरतों ने बच्चे को देखकर कहा होगा कि यह बच्चा सेठ जी का खून नहीं है, बल्कि उनके नौकर मोहन का है। प्रतीक ने साफ साफ कह दिया। तब मैं गुस्से से बोली, देखो प्रतीक, तुम हमारे नौकर हो और अपनी हद में रहो। औरों की तरह हमारे संबंधों को लेकर बात करने की जरूरत नहीं है। कहकर मैं कार से उतर गई। हालांकि मुझे भी पता था सच्चाई क्या है, लेकिन कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है। उसने जो कुछ कहा था सच ही कहा था। मैं उदास होकर चुपचाप अपने कमरे में आ गई। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो एक कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।